हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग सेशंस। एंड आज की इस वीडियो में हम केवाईसी एएमएल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को गो थ्रू करेंगे। सो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी अगर आप केवाईसी एएमएल सर्टिफिकेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। पिछले जो पार्ट्स की वीडियोस है मैं ऑलरेडी लिंक को यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा, तो इस वीडियो के बाद आप उन वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हैं। फर्दर फुल वीडियो कोर्स एंड क्वेश्चंस पैक जो है वो केवाईसी एएमएल के लिए अवेलेबल है। वेबसाइट का लिंक यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर है, आप वेबसाइट को विजिट करते हो उसमें एनरोल कर सकते हैं। फर्दर सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल के लिए, एमएसएमई के लिए, जेआईबी, सीआईबी एंड बैंक प्रमोशन एग्जाम्स के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो जल्दी से यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सो इट सेज द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑन मनी लॉन्ड्रिंग इन साउथ अमेरिका, दैट इज गाफिसुद, consists of how many organizations as observers? 10 organizations, 9 organizations, 5 organizations, 7 organizations. तो कितने organizations हैं? These are 10 organizations जो ऑब्जर्वर की तरह यहां पर काम कर रही हैं। डेट इज वर्ल्ड बैंक हो गया, एगमॉन्ट हो गया, जर्मनी, इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक हो गया, स्पेन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, IMF, फ्रांस, मैक्सिको, पोर्तुगल, यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज वेयर आर ऑल द डिटेल्स ऑफ द कंपनी अवेलेबल? तो कंपनी की सारी डिटेल्स कहां पर अवेलेबल रहती हैं? टेलीफोन डायरेक्टरी सर्च, इनकम टैक्स वेबसाइट, MCA वेबसाइट। सो आंसर हियर इज ऑप्शन सी, दैट इज MCA वेबसाइट। MCA इज व्हाट? दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सो कंपनी के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स यहां पर अवेलेबल रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज simplified due diligence is applicable for small deposit accounts, low income group from urban and rural areas, low value or non-recurring transactions, all of the above। तो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस का जो प्रोसेस रहता है दैट इज रिगार्डिंग कि आपने कस्टमर की जो आइडेंटिटी है उसको एस्टैब्लिश करना है एंड पॉजिटिवली वेरीफाई करना है एंड फर्दर जो कस्टमर की एक्टिविटी है उसके बारे में देखना है। ठीक है, तो स्मॉल डिपॉजिट अकाउंट के केस में भी कस्टमर का जो टाइप है दैट इज लो रिस्क एंड लो इनकम ग्रुप के केस में भी जो टाइप है दैट इज लो रिस्क। इसी तरह से जो लो वैल्यू ट्रांजैक्शंस है, नॉन रेकरिंग ट्रांजैक्शंस है, ये भी लो रिस्क प्रोडक्ट है। सो तीनों ही केसेस में यहां पर जो ड्यू डिलिजेंस हो सकती है दैट कुड बी सिंप्लीफाइड ड्यू डिलिजेंस। ठीक है, तो आंसर विल बी ऑप्शन डी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग? तो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग के बारे में बताना है कि कौन से ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। सो ऑप्शन 8 सेज कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग इन्वॉल्व्स वन बैंक प्रोवाइड्स services to another bank to move funds, exchange currencies or to carry out other financial transaction। बिल्कुल सही है, यही फंक्शन रहता है कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक का। लाइकवाइज यहां पर लेट अस से कोई बैंक है यहां पर XYZ इंडिया में एंड यहां पर कोई बैंक है USA में, लेट अस से ABC। ठीक है, तो यहां पर ABC जो यहां पर XYZ जो बैंक है ये अमेरिका में अपने फंक्शंस करना चाहता है, यानी कि अपनी जो ट्रांजैक्शंस है उनको करना चाहता है, लेकिन इसका अकाउंट यहां पर कोई ब्रांच यहां पर नहीं है। तो यहां पर XYZ बैंक क्या करेगा? अपना नोस्ट्रो अकाउंट यहां पर मेंटेन करेगा ABC के पास एंड ABC यहां पर कुछ एक फीस के लिए XYZ के तौर पर यहां पर ट्रांजैक्शंस को अपहेल्ड करेगा। ठीक है, सो दैट वुड बी कि जो ABC है वो एक कॉरेस्पॉन्डिंग बैंकिंग करेगा फॉर द XYZ। सो ABC जो होगा दैट विल बी द कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक हियर, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक फॉर द XYZ। ठीक है, तो सर्विसेज प्रोवाइड करता है प्लस फंड्स की मूवमेंट के लिए, एक्सचेंज ऑफ करेंसीज के लिए एंड जो दूसरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको कैरी आउट करने के लिए हेल्प करता है। सो ऑप्शन ए इज हियर द राइट आंसर। ऑप्शन बी सेज कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक इन्वॉल्व्स वन बैंक ऑब्टेनिंग फंड्स फ्रॉम अनदर रिस्पोंडेंट बैंक, दैट इज वन ऑफ द फंक्शंस, लेकिन मोर अप्रोप्रिएटली ए वुड बी द राइट आंसर। Option C says it is a name given to a bank, broker, dealer or financial institution that acts on behalf of another financial institution. So that is not the correct definition of the correspondent banking. So option C wrong हो गया। Option D says smaller financial corporations that do not necessarily have the capital to enter into the foreign markets commonly due to the correspondent banking. That is also not the correct. इस कारण से हम define नहीं करते हैं correspondent banking को। तो ऑप्शन ए जो है यहां पर दैट इज द आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज इन अकॉर्डेंस विद द AML KYC व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RE? RE क्या है इन अकॉर्डेंस विद द AML KYC? रेगुलर एजुकेशन, रजिस्टर्ड एंटिटी, रिसर्च एंड एजुकेशन, रेगुलेटेड एंटिटी। सो इन अकॉर्डेंस विद द KYC AML जो फुल फॉर्म है RE की दैट इज अ रेगुलेटेड एंटिटी और द रिपोर्टिंग एंटिटी। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हियर। Next question it says the period of retention for transaction records under the Prevention of Money Laundering Act is
How many years? 3 years from the transaction, 2 years from the transaction, 5 years from the transaction, 7 years from the transaction. So PMLA के अंदर जो transaction records हैं, data to be reserved, data to be retained for 5 years from the transaction. So option C will be the right answer here. Next question says cash transactions where fake currency notes or banknotes have been used as genuine or where any forgery of valuable security has taken place have to be reported to FIUIND within how many days? तो कैश ट्रांजैक्शंस जहां पर फेक करेंसी नोट या फिर जो बैंक नोट्स का इस्तेमाल हुआ है जेन्युइन नोट्स की तरह, या फिर जहां पर फॉर्जरी करने की कोशिश की गई है वैल्यूएबल सिक्योरिटी की, दैट इज टू बी रिपोर्टेड टू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया विद इन हाउ मेनी डेज? तो कितने दिन के अंदर अंदर उसे रिपोर्ट करना पड़ता है? सो CCR जो रिपोर्ट रहती है इसकी दो एस्पेक्ट हैं एज वी डिस्कस्ड। एक तो है कि आपने काउंटरफिट नोट अगर ये इस्तेमाल किया उसको रिपोर्ट करना है। फर्दर है कि अगर फेक वैल्यूएबल सिक्योरिटी है या फिर फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट है उसको रिपोर्ट करना है। तो जहां पर तो काउंटरफिट करेंसी की रिपोर्टिंग करनी है, जहां पर तो काउंटरफिट करेंसी की रिपोर्टिंग करनी है, तो ये रिपोर्टिंग की जाती है थ्रू द फिननेट पोर्टल। ये फिननेट पोर्टल के थ्रू की जाती है एंड यहां पर कोई भी थ्रेशोल्ड अमाउंट नहीं है कि किस अमाउंट से ऊपर जाएगा अमाउंट तो आपने रिपोर्टिंग करनी है। यानी कि अगर सिंगल नोट भी यहां पर काउंटरफिट रहता है तो उसकी रिपोर्टिंग की जाएगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली है कि जो भी काउंटरफिट करेंसी का जो डाटा रहेगा ना उसे आपने ध्यान से कंपाइल जरूर करना है, एक्यूरेटली कंपाइल करना है। एंड फर्दर काउंटरफिट करेंसी की जो रिपोर्ट्स हैं ये RBI को एंड पुलिस को भी सबमिट करनी होती हैं, लोकल पुलिस स्टेशन में भी सबमिट करनी होती है, फर्दर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी भेज होती है। सो रिपोर्टिंग जो की जाती है RBI को एंड रिपोर्टिंग जो की जाती है FIUIND को, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, दूसरा जो एस्पेक्ट हम देख रहे हैं दैट इज रिगार्डिंग द फेक वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो पहला था काउंटरफिट करेंसी के बारे में, दूसरा था रिगार्डिंग द फेक वैल्यूएबल सिक्योरिटी या फिर फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट है। तो उसके रिगार्डिंग कोई भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है, ना ये ऑनलाइन सबमिट की जाती है। तो यहां पर ये रिपोर्ट सबमिट करनी होती है विद इन 7 डेज। ठीक है, एंड ये जो ऑनलाइन रिपोर्ट सबमिट करनी होती है दैट इज बाय द 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। बाय द 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक ये जो रिपोर्ट है ये सबमिट करनी होती है टू द FIUIND। तो ऑप्शंस के हिसाब से अप्रोप्रिएटली यहां पर दिख रहा है 7 डेज, लेकिन आपको जो ओरिजिनल चीज है वो मैंने आपको यहां पर क्लियर कर दी है कि रिपोर्टिंग किस हिसाब से रहती है यहां पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस आर प्रोवाइडेड बाय द मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल एक्ट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एज अ फेडरल क्राइम, प्रोहिबिटिंग स्ट्रक्चर्ड ट्रांजैक्शंस, यानी कि स्मर्फिंग को रोकना है। स्ट्रक्चरिंग ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या रहता है? जो स्मर्फिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं दैट इज स्ट्रक्चर्ड ट्रांजैक्शन। सी इट सेज सिविल एंड क्रिमिनल फॉरफीचर, D it says banks to have procedures to meet obligations। तो क्या प्रोविजंस रहती हैं अंडर द मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल एक्ट USA में? तो ये चारों चीजें ही यहां पर कवर्ड अप रहती हैं। दैट इज कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो एक फेडरल क्राइम है, जैसे यहां पर सेंटर का कहते हैं ना, सेंट्रल लॉ है, उसी तरह से वहां पर क्या है फेडरल कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या कहते हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो एक फेडरल क्राइम है। फर्दर इट इज जो स्ट्रक्चरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन है उसको प्रोहिबिट करना है। थर्ड इट इज रिगार्डिंग द सिविल एंड क्रिमिनल फॉरफीचर। फोर्थ इट इज रिगार्डिंग द बैंक्स टू हैव प्रोसीजर्स, ताकि जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको मीटअप किया जा सके। तो चारों ही चीजें इसमें कवर्ड हैं। सो ऑप्शन डी जो है दैट इज अ राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज इंडिकेटर्स अबाउट द सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कस्टमर अकाउंट आर डिपॉजिटिंग हाई वैल्यू थर्ड पार्टी चेक्स endorsed in favor of the account holder. Option B it says sudden increase in the cash deposits. Option C it says receipt or payment of large sums of cash which have no obvious purpose. All of the above. तो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? लाइकवाइज आपके पास आपने एक कस्टमर की प्रोफाइल बनाई, प्रोफाइल बनाने का मतलब है कि कस्टमर अकाउंट को ऑपरेट कर रहा है एंड आप उस कस्टमर को 2-3 साल से उसका अकाउंट देख रहे हैं कि उसके अकाउंट में साल का जो टर्नओवर है डेट इज अराउंड 3 लाख और 4 लाख, इससे ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन एकदम से उसके अकाउंट में 1.5 करोड़ की ट्रांजैक्शन आ गई या काफी बड़े अमाउंट की ट्रांजैक्शन आ गई। हो सकता है कि उसका कोई जेन्युइन रीजन हो, लेकिन डेट इज अ पार्ट ऑफ सस्पिशन, कि उसके ऊपर सस्पिशन हो सकता है कि ऐसी ट्रांजैक्शन कहां से आई, या फिर हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा विड्रॉ करवा रहा है, पर्सन बहुत ज्यादा विड्रॉ करवा रहा है, यानी कि पैसे जमा करवाता है एंड साथ के साथ क्या करता है विड्रॉ करवा लेता है, साथ के साथ वायर ट्रांसफर कर देता है, रिमिट कर देता है। तो ऐसी चीज भी हो सकती है। या फिर किसी पर्सन ने क्या किया, करंट अकाउंट ओपन किया अपना, तो करंट अकाउंट में उसने पहले कोई ट्रांजैक्शन नहीं की, लेकिन एकदम से जो ट्रांजैक्शन थी वो बहुत ज्यादा होने लगी। फर्दर ट्रेड रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, सभी ट्रांजैक्शंस क्या हो रही है, रेमिटेंस की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं टू द वेरी नोन इंडिविजुअल्स।
ठीक है, या फिर हो सकता है उसके ही अपने कोई रिलेटिव्स के अकाउंट्स हैं जिनमें वो ट्रांजैक्शंस कर रहा है, तो ट्रेड रिलेटेड ट्रांजैक्शंस नहीं कर रहा। तो ये सभी चीजें क्या है, सस्पिशन का एक कारण बनती हैं। लाइकवाइज अगर आप हाई वैल्यू थर्ड पार्टी चेक्स को डिपॉजिट करवा रहे हैं, अकाउंट होल्डर अपने नाम में करवा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, एक सस्पिशन का कारण है, वहां पर भी सस्पिशन बन जाता है। सेकंड रिगार्डिंग कि एकदम से अगर कैश डिपॉजिट का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। थर्ड इज रिगार्डिंग कि अगर जो रिसिप्ट है या फिर पेमेंट है वो बड़े अमाउंट्स में रहती है जिसका कोई ऑब्वियस पर्पज नहीं है, तो डेट इज ऑल्सो अ सस्पिशियस ट्रांजेक्शन। तो सभी यहां पर सस्पिशियस ट्रांजेक्शन का पार्ट है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट इट सेज व्हाट इज अ कंसीक्वेंस ऑफ डिक्लेयरिंग मनी लॉन्ड्रिंग एज अ क्रिमिनल ऑफेंस। सो मनी लॉन्ड्रिंग को क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर करने का क्या नतीजा निकलता है। ऑप्शन 8 सेज द ऑफेंडेड विल बी कॉल्ड एज अ टेररिस्ट, द गवर्नमेंट विल प्रोसिक्यूट द ऑफेंडर और द स्टेट विल प्रोसिक्यूट द ऑफेंडर। थर्ड इट सेज द ऑफेंडर कैन नॉट बी चार्ज्ड। फोर्थ इट सेज द कोर्ट विल ओनली रिक्वायर डायरेक्ट एविडेंस टू प्रोवाइड द ऑफेंस, नॉट एक्चुअली प्रोवाइड टू प्रूव द ऑफेंस। तो जब हम किसी चीज को एक कानून बना देते हैं एंड कानून के तहत उसे हमने एक क्रिमिनल ऑफेंस कह दिया, तो उस केस में जो गवर्नमेंट है वो उसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है, प्रोसिक्यूशन को स्टार्ट कर सकती है। सो ऑप्शन बी इज द अप्रोप्रिएट आंसर हियर, दैट इज द गवर्नमेंट और द स्टेट विल प्रोसिक्यूट द ऑफेंडर। यानी कि जो पर्सन मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है उसके एक्ट में लगा हुआ है, तो उसके ऊपर जो गवर्नमेंट है प्रोसिक्यूशन को स्टार्ट कर सकती है। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हियर। सो फ्रेंड्स दैट वाज द एंड ऑफ द सेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। एंड फुल वीडियो कोर्स फॉर JIIB, CIIB, बैंक प्रमोशन एग्जाम्स, KYC AML, CCP, दीज आर अवेलेबल। तो आपको जस्ट हमारी वेबसाइट को विजिट करना है, दैट इज https://iibf.info। तो इस वेबसाइट पर जाकर आप एनरोल कर सकते हैं कोर्सेज में। एंड अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है 8360944207 पर अपना नेम लिखकर एंड जिस कोर्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। लाइकवाइज अगर आप AML KYC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो AML KYC लिखकर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वी विल बी एडिंग टू द appropriate group. So thank you so much and see you again in the next video.